हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जुड़ चुके हैं सुबह के 8 बजे के इस क्लास में और आपने जुड़ना शुरू कर दिया है, मैं देख पा रहा हूं। तो चलिए फटाफट जुड़िए, आप सभी लोग जुड़ें और क्लास आपकी शुरू हो गई है। आप भारतीय राज्य व्यवस्था के अनुच्छेदों के महत्वपूर्ण सीरीज में जुड़ते हैं, जहां मैं प्रयास करता हूं कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले जितने भी आपके प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार, उनको आप पूरा कर सकें। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा की भी जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान आप यहाँ से पढ़ने के बाद अगर आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पीछे मेरे स्लाइड है और मैं बताना चाहता हूँ कि ये बैच जो है अब कहीं आप इससे चूक न गए हो। तो अगर अभी भी आप एडमिशन चाहते हैं और आज तारीख बदल रही है, तो आज भी आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ के आप मैसेज कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अगर कोई रिक्वेस्ट हो सके और एक को भी आप एडमिशन पा सकते हैं तो मैं प्रयास करूंगा। इसके लिए आपको AP लाइव कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप एडमिशन अपना परचेज करेंगे, AP लाइव कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बैच के लिए इसलिए भी बहुत ज़रूरी था कि आप इस बैच से जुड़ें, क्योंकि टारगेटेड 2024, साथ ही साथ आवासीय प्रोग्राम और फीस मात्र 29,999 है। तो ये एक बड़ी चीज़ है और सबसे बड़ी बात थी कि आपको आमंत्रित इसलिए किया जा रहा था क्योंकि सीट्स लिमिटेड थी। आवासीय प्रोग्राम के कारण सीट जो थी वो लिमिटेड थी, इसलिए। तो चलिए आज के लिए इस पर बात यहीं तक करते हैं। नई कोई सूचना होगी तो आप तक ज़रूर मैं लेकर आऊँगा। अब हम अपनी वो क्लास शुरू कर दें जिस क्लास का इंतज़ार आपको रहता है कि सर अब वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो अगला है उस पे भी हम लोग चर्चा कर लें। कल बहुत अच्छे से आप लोगों ने अनुच्छेद 15 को देखा था और अनुच्छेद 15 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबके बारे में आपने चर्चा करी और बहुत सरलता से मुझे लगता है कि आपके बाद आपको ये बात समझ में आ गई कि सामाजिक समानता लाने के लिए संवैधानिक प्रयास क्या है और उस संविधान के आधार पर जो व्यवहारिकता में हमें जो दिखाई देता है वो क्या है। इसी तरीके से आज ठीक वैसा ही अनुच्छेद है और इसका नाम है अनुच्छेद 16। ये लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करती है। तो जब कभी आप लोक नियोजन में अवसर की समानता देखते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि लोक नियोजन क्या है। लोक नियोजन का मतलब यहाँ पर आपको जानना होता है कि जो सरकारी व्यवस्था है या सरकारी विशेषकर जो नौकरियां हैं, सरकार के द्वारा जो हमें नौकरियां उपलब्ध करा रही हैं, ये उसके बारे में है। तो हेडिंग है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता या लोक नियोजन में अवसर की समानता। जब कोई गवर्नमेंट के साथ आप जुड़ रहे होंगे सेवा प्रदाता के रूप में, सेवा प्रदान करने के रूप में, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ राज्य आपको उस सेवा में लेने के लिए जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास, उद्भव, ये 7 आधार हो जाएंगे और इन 7 आधारों पर किसी भी प्रकार का राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा अनुच्छेद 16 का मूल भाव है। लेकिन जब अनुच्छेद 16 को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा इसको खोल के देखना है कि बस इतने मूल भाव जानने से क्या यूपीएससी के लिए हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी या हमें और कुछ समझना है और कुछ जानना है ना। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 16। बहुत बार क्या होता है कि सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं वो अंदर के जो उपखंड है वहां से पूछे जाते हैं और आपने किताबी भाषा में बाहर बाहर चीजों को तो पढ़ लिया है, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि कौन सी बात किससे जुड़ी है और कौन सी किससे बिल्कुल अलग है। इसके लिए जो बेयर एक्ट होता है ना, उसमें जो व्यवस्था दी गई है, आर्टिकल 16 का 1, 2, 3, 4, 4A, 64 का A, 64 का B, 16 का 5, 16 का 6, ये जो क्रम है इस क्रम पे आपको आगे बढ़ना होता है, इस क्रम पे आपको जाना होता है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग बात करें तो उसको भी देखते हैं कि कैसे वो क्रम आगे बढ़ता है, ठीक है, उसको भी देखते हैं। इसके अलावा एक चीज और जो आपको यहीं पे लिख देनी है, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है ना। आर्टिकल 16 किसको मिलता है? केवल नागरिकों को, केवल नागरिकों को। अनुच्छेद 15 भी केवल नागरिकों को मिला था, अनुच्छेद 16 भी केवल नागरिकों को है, अनुच्छेद 14
व्यक्ति को था, मतलब जिसमें नागरिक और अनागरिक दोनों शामिल है। आइए शुरू करते हैं। अब सीधे सीधे 16 का 1, 16 का 2 उसको भी देखते हैं। कई बार आपको लगता है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता ये प्राइवेट में भी लागू होता है, तो यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं कि ये निजी संस्थानों पे बाध्यकारी नहीं होता है और केवल नागरिकों के लिए है, जैसा कि मैंने बता दिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 16 को पढ़ें। अब अगर हमें अनुच्छेद 16 को पढ़ना है तो अनुच्छेद 16 को हम कैसे पढ़ें, वो बहुत ज़रूरी बात है। तो अनुच्छेद 16 को हम कुछ इस रूप में देखेंगे, आर्टिकल 16 को कुछ इस रूप में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आर्टिकल 16 का सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लिखेंगे, अनुच्छेद 16 का 1। हाँ, जैसे आपने जैसे 15 पढ़ा था उसी तरीके से अनुच्छेद 16 भी है, और अनुच्छेद 16 के 1 में आपको देखना होगा कि लिखा क्या है। बड़ी सरल सी बात है, हमारा राज्य कसम खा रहा है संविधान के अनुच्छेद 1 में कि राज्य लोक नियोजन में या सरकारी नौकरी या नौकरियां, राज्य सरकारी नौकरियां देते समय, सरकारी नौकरियां देते समय कोई भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा, है ना। पहली बार में इन्होंने स्पष्ट रूप से कसम खा ली कि राज्य जो है वो सरकारी नौकरी देते समय कोई भेदभाव नहीं करेगा, सरकारी नौकरी देते समय कोई भेदभाव नहीं करेगा। दो बातें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है 16 के 1 में। लेकिन जैसे ये कहा जाता है, आपके मन में ये सवाल उठने लगता है कि ये जो नहीं देगा, सरकारी नौकरियों में जो भेदभाव नहीं करेगा, तो उसके लिए आधार क्या होगा, किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। आधार भी तो होने चाहिए कि वो आधार जिन आधारों पर राज्य भेदभाव न करे। बिल्कुल, तो यहाँ पे भेदभाव के जो आधार हैं उसको आपको जरूर लिखना चाहिए। राज्य, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्मस्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, भेदभाव नहीं करेगा, ये आपको यहाँ पे बताएगा। तो एक बार आप आधार देख लें। आधार आपने देखा था अनुच्छेद 15 में भी 5 आधार थे। यहाँ पर आधारों की संख्या बढ़ गई है, यहाँ पर आधारों की संख्या 7 है। देखिए, 4, जन्मस्थान 5, उद्भव 6 और निवास 7। इस पर भी ध्यान देना है। जब सवाल यूपीएससी पूछता है तो उसके पूछने का जो ढंग होता है वो बड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है। अनुच्छेद 15 से पूछा गया कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किन आधारों के विभेदों को स्वीकार किया गया है, किन आधारों के विभेदों को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो 2 आधार के विभेदों को स्वीकृति प्रदान की गई थी, एक जाति के नाम पे और दूसरा लिंग के नाम पे। लैंगिक विभेद और जातिगत विभेद जो था वो स्वीकार। ऐसे यहाँ से भी सवाल आएगा कि यद्यपि सरकारी नौकरियों में निम्न 7 आधारों पर विभेद करने से रोकने की बात की गई है, बावजूद इसके कुछ विभेदों की स्वीकृति है। उन आधारों को बताएं जो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत स्वीकृत हैं। तो आपको ये बताना होगा कि विभेद करने की बात अगर है तो वो कौन से विभेदों को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि ऐसे विभेद किए जाएंगे। इसके लिए फिर आगे पढ़ना होगा, 15 के 16 के 3 में जाएंगे, क्योंकि 16 के 2 में तो आधार ही बताए गए हैं कि राज्य जब सरकारी नौकरी देने की बात करेगा, राज्य जब गवर्नमेंट
जॉब्स के बारे में बात करेगा, राज्य जब लोक नियोजन की बात करेगा, लोक सेवा की बात करेगा, तो उसमें ये कुछ 7 रीजन है, 7 कारण हैं, 7 आधार हैं, जिन आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, जिन आधारों पर राज्य पूरी तरीके से कहेगा कि हम इन पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। क्या राज्य अपने बात पे खड़ा रहेगा? क्या राज्य ऐसा ही करता है? क्या राज्य के रूप में हम कभी नहीं देखते कि राज्य गवर्नमेंट जॉब में कोई विभेद वाला एलिजिबिलिटी, योग्यता, अर्हता मांग रहा है? बिल्कुल देखते हैं हम। और जब देखते हैं तब हमें याद आता है कि राज्य ने 16 के 2 में कसम खाई क्यों? वैसे भी 16 के 2 में राज्य कसम खाए चाहे ना खाए, संविधान कसम दे रहा है, ये तुम्हारा काम है और तुम्हारे लिए कसम है ना? तो बहुत बार आप सोच सकते हो कि सर राज्य को जब पता है तो राज्य क्यों खाएगा? ना राज्य खा नहीं रहा, संविधान दे रहा है। बहुत बार जबरदस्ती भी तो होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि सब जगह आपकी अपनी मनमानी चलेगी। 16 के 3 में आते हैं, अनुच्छेद 16 का 3। देखिए मजेदार ढंग से आप अनुच्छेद ही पढ़ रहे हैं, एक ही अनुच्छेद पढ़ा भी आपने, 16 का 3, 16 का 3, आर्टिकल 16 का 3, है ना? यहाँ से आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करें कि क्या अभी भी अपनी कसम पे राज्य जो है वो काबिज है या कुछ बदला है ना? तो अब यहाँ पे राज्य थोड़ा बदल रहा है। इसकी हेडिंग में अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि कुछ विशेष नौकरियों के संबंध में निवास संबंधी योग्यता, या अर्हता की अपेक्षा की जा सकती है। कुछ विशेष नौकरियों के संबंध में निवास संबंधी योग्यता, अर्हता, एलिजिबिलिटी की अपेक्षा की जा सकती है। योग्यता के रूप में ये मांगा जा सकता है कि आप इस पर्टिकुलर क्षेत्र के, पर्टिकुलर राज्य के निवासी हों, तभी आप इस गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। आप कहोगे सर कर दी ना छोटी बात, हल्की बात हो गई। अभी आपने ऊपर कहा था कि राज्य कह रहा है कि हम सरकारी नौकरी देते समय भेदभाव नहीं करेंगे, फिर और स्पर्श करते हुए 16 के 2 में बता रहा है कि हम जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। सबसे अंतिम में सबसे जोर दे के कसम खाया कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। और जैसे ही 16 का 3 आया, राज्य बदल गया और राज्य कह रहा है कि निवास संबंधी भेदभाव किया जा सकता है, निवास संबंधी योग्यता की अपेक्षा की जा सकती है किसी विशेष प्रकार के जॉब के लिए, हाँ, बहुत सारी सीधी भर्तियां, प्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं इसको, प्रत्यक्ष भर्ती होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। बहुत सारी प्रत्यक्ष भर्ती होती है, सीधी भर्ती कहते हैं इसको, सीधी भर्ती कहते हैं। और ये सीधी भर्ती किसी भार साधक अधिकारी के पास, भार साधक अधिकारी के भीतर, अधिकारी के अंतर्गत होता है, भार साधक अधिकारी के अंतर्गत होता है। भार साधक अधिकारी, कोई भी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार भार साधक अधिकारी है, उसके भीतर, उसके पास, उसके अंतर्गत कुछ वैकेंसी होती है, कुछ रिक्तियां होती हैं, और ऐसी रिक्तियों को वो सीधे वो भार साधक अधिकारी भरता है। उसके लिए कोई एग्जाम्स या ऐसी चीजें नहीं होती है, वो अधिकारी सीधे बुलाता है, इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरवाता है, बुलाता है, इंटरव्यू लेता है, फाइनल कर देता है। वो खुद उस अधिकारी के ऊपर तय करता है कि वो उसमें किसको सेलेक्ट करना चाहता है, कौन उसके अनुरूप ठीक काम करेगा। तो ऐसी कुछ सीधी भर्तियां हैं, इन सीधी भर्तियों से कुछ रिक्तियों को भरा जाता है, वैकेंसी होती हैं, कुछ रिक्तियां भरी जाती हैं।
रिक्तियां भरी जाती हैं और ये जो रिक्तियां हैं इन रिक्तियों में निवास संबंधी योग्यता मांगी जाती है। जैसे जैसे ड्राइवर की भर्ती हो, ड्राइवर की भर्ती हो, जैसे द्वारपाल की भर्ती हो, ऐसे कुछ भर्तियां होती हैं जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं। इसमें एग्जाम नहीं कराया जाते, कोई रिटन एग्जाम आपको देना है। और ये भारसाधक अधिकारी, आप जिले का अगर डीएम देख लें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके अंतर्गत ये रिक्तियां होती। और ऐसी निविदाएं जब इन सीधी भर्तियों के लिए, प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए जब निविदा निकाली जाती है, निविदा ध्यान रखिए, इसके लिए जब निविदा निकाली जाती है, जब सूचना घोषणा की जाती है, तो इस निविदा में लिखा रहता है कि इस पद के लिए राज्य का निवासी, राज्य का निवासी, है ना, राज्य का निवासी। अब वो राज्य की जगह पे उत्तर प्रदेश कर रहा है तो लिखता है उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी, मध्य प्रदेश कर रहा है तो मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। ऐसे बहुत सारी भर्तियां आप लोगों ने देखी होगी, फॉर्म देखे होंगे, उनकी नोटिफिकेशन, उनकी निविदाएं देखी होंगी, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिला होगा कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी, मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है, राजस्थान का निवासी होना जरूरी है, वहां का निवासी होना जरूरी है, मतलब है तो गवर्नमेंट जॉब। और आर्टिकल 16 के 2 में कहा गया था कि निवास के आधार पर कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे। जब आपने कहा कि निवास के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो ये कर क्या रहे हो आप? आपने कैसे ड्राइवर की भर्ती में लिख दिया कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है? कैसे आपने लिख लिया कि बिहार का निवासी होना जरूरी है? और बिहार का निवासी होना अगर जरूरी है तो इसका मतलब कि इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने वाले लोग केवल बिहार के ही योग्य होंगे, बाहर के नहीं होंगे। फिर 16 के 2 में क्यों कहा कि हम निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे? 16 के 3 से फिर भेदभाव शुरू कर रहे हो। कौन से आधार? निवास के आधार पे। क्यों भाई, क्या इतनी जरूरत पड़ गई? क्या ऐसा हो गया कि आपको 16 के 3 में निवास के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति दी जा रही है, स्वीकृति दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ऐसा करना 16(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? क्या कहा जा रहा है कि ऐसा करना अपेक्षा की जा सकती है और ऐसा करना 16(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। देखिए, ऐसा करना 16(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब निवास संबंधी अगर भेदभाव हो रहा है तो ऐसा करना 16(2) के अगेंस्ट, मतलब निवास के आधार पे जो कहा था भेदभाव नहीं होगा, उसके विरोध में नहीं माना जाएगा, उसके अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। चलो, बात तो समझ में आ गई, ठीक है। याद कर लेते हैं कि 16 के 3 में निवास के आधार पर भेदभाव की स्वीकृति है और वो भेदभाव जैसा नहीं माना जाएगा, ठीक है। होता है बहुत बार, हम लोग छोटे छोटे थे तब खेलते थे खेल, मान लो पहली गेंद फेंका, आउट हो गए तो कहते थे नहीं ये ट्रायल बॉल है, देखो आउट नहीं माना जाएगा, ट्रायल पे आउट नहीं माना जाता। लेकिन ये उससे ऊपर की बात है, ये उससे ऊपर की बात है, ये फिक्स है कि ये होगा और ये माना नहीं जाएगा। और क्यों नहीं माना जाएगा, उसके पीछे तर्क है। तर्क यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं जो आप व्याख्याओं में देख सकते हैं। अब सोचो कि अगर ये न होता, आर्टिकल 16 के 3 में अगर निवास संबंधी अर्हता योग्यता की अपेक्षा संबंधी जो विभेद लग रहा है आपको, अगर ये नहीं होता तो क्या होता? सोचो, आप अपने को उस जगह पे रख लो। आप एक भारसाधक अधिकारी हो, आप एक भारसाधक अधिकारी हो, आप, है ना, चलिए मैंने बता दिया आप तो हो, भारसाधक अधिकारी होंगे ना आप? क्यों भारसाधक अधिकारी होंगे आप? चलिए, भारसाधक अधिकारी हैं, बढ़िया से कुर्सी पे बिल्कुल बैठ रहे हैं। ये ठीक नहीं है, भारसाधक अधिकारी हैं आप, ठीक है, आप एक भारसाधक अधिकारी हैं। मतलब आप हो सकते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो। आप भी कहोगे सर मतलब इतना घटिया चित्र हमारे लिए। आप एक भारसाधक अधिकारी हैं और आपके पास बहुत सारी रिक्तियां भरने का आपके पास अधिकार है। आप बहुत सारे जो हैं रिक्तियां जो हैं वो आप भर सकते हैं, बहुत सारी रिक्तियों को आप पूरा कर सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि आप रिक्तियों को भर रहे हैं, रिक्तियों को पूरा कर रहे हैं और वो आपके ऊपर है,
तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में आपने ड्राइवरों की भर्ती करने की सोची, आपने द्वारपालों की भर्ती करने की सोची। और जब आप तैयारी कर रहे थे, जैसे अभी आप मेरी क्लास पढ़ रहे हैं, तो तैयारी करने के दौरान आपके पास आपके चाचा जी, आपके मित्र सब आपको सहयोग कर रहे थे कि भाई तैयारी करो, तैयारी करो। मित्र भी दूर दूर से किताबें 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से लाके देता था, और जब किताब आपको देता था तो कहता था देखना भाई आईएएस बन जाना तो हमें ड्राइवर ही रख लेना अपना, हम कौन सा तुम्हारे जितना पढ़ रहे हैं, लेकिन ड्राइवर रख लेना। आप भी कहते हो ठीक है देखा जाएगा, नहीं ठीक है रख लेंगे। चाचा जी हर महीने आपकी ईएमआई भर रहे हैं, जो कोर्स आपने ले रखा है उसकी हर महीने ईएमआई भर रहे हैं, और वो भी समय समय पे कहते रहते हैं कि भतीजा जब आईएएस बन जाएगा तो अपना द्वारपाल रख लेना, जैसे आज तुम्हारे साथ खड़े हैं वैसे तब पर भी खड़े रहेंगे। और सबकी जबान लग गई और आप वाकई में बन गए आईएएस। आप वाकई में बन गए आईएएस, उत्तर प्रदेश के आप निवासी थे और आईएएस बन गए। आईएएस बनने के बाद आपको कैडर जो मिला, पहले तो आपने ट्रेनिंग वगैरह की, बाद में आपको डीएम बना दिया गया और आपको कैडर मिला तमिलनाडु, तो आप तमिलनाडु के डीएम हैं। अब देखिए तमिलनाडु के आप डीएम हैं, तमिलनाडु के डीएम। अब आपके पास वैकेंसी आई, भरना है आपको, ड्राइवर रखना है। मित्र लगातार फोन कर ही रहा था जब से आपका सिलेक्शन हुआ है, ट्रेनिंग हुई पूरी, डीएम साहब बन गए, देखो कोई नौकरी हो तो बताना, ड्राइवर की नौकरी है। अब आपको याद भी है, आपने गलती से अपने मित्र को बताया भी कि ड्राइवर वाली भर्ती आएगी तो बताएंगे, फिर आया तो आपने बता भी दिया। अब वो पीछे पड़ा है कि फिर मैं आ ही जा रहा हूँ तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से चल के, है ना, उत्तर प्रदेश से चल के मैं आ ही रहा हूँ तमिलनाडु, अब नौकरी मेरी पक्की कर दो। पता लगा डीएम साहब ने बुला लिया मित्र को बुला लिया डीएम साहब ने, और क्या बना लिया, ड्राइवर बना लिया। चाचा जी भी आ ही गए, चाचा जी तो पहले से ही पीछे लगे थे, चाचा जी को क्या बना लिया आपने, द्वारपाल। और ये सब करने के लिए आपके पास अधिकार है, क्योंकि आप एक भार साधक अधिकारी हैं और आपके अंतर्गत वो रिक्तियां हैं, उसको भरने की जिम्मेदारी आपकी ही है। तो आपने अपने अपने पद का प्रयोग किया या कह लें दुरुपयोग किया, और आपने मित्र को बना लिया ड्राइवर, अपना सरकारी नौकरी दे दी मित्र को ड्राइवर के रूप में, चाचा जी को द्वारपाल बना दिया, रख लिया आसपास। सोचो ऐसा आप क्यों, कब, ऐसा आप कैसे कर पाए हो? ऐसा आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि निवास संबंधी योग्यता नहीं है, आप तो 16 का 2 पढ़ रहे, तभी तो ऐसा कर पा रहे हो। अगर 16 का 3 ना हो तो हमने ये कहानी बतानी शुरू करी कि जब 16 का 3 नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा। ये है क्या, ये भ्रष्टाचार है। ये क्या है, भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। ये भाई भतीजावाद है, भाई भतीजावाद है, भतीजावाद है। और ये भाई भतीजावाद ये योग्यता के विपरीत सिद्धांत है। क्या है ये योग्यता के विपरीत सिद्धांत है, विपरीत सिद्धांत है। तो ये हमारे समाजवाद के विपरीत है। समाजवाद, आप सोच रहे समाजवाद के विपरीत कैसे है? समाजवाद में कहा गया योग्यता के अनुसार काम मिलेगा, आपने तो रिश्तेदारी के अनुसार काम दिया, गवर्नमेंट जॉब आपने दे दी, आपने पद दे दिया, रिश्तेदारी के आधार पे, योग्यता के आधार पे ना पद दिया आपने, तो आपने भाई भतीजावाद फैलाना शुरू कर दिया। फैलेगा बड़ी तेजी से ये भाई भतीजावाद। क्यों? क्योंकि निवास संबंधी योग्यता की बात ही नहीं है, ऊपर लिखा गया है कि निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, तो ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है? प्रशासन सुचारू ढंग से नहीं चलेगा। देखिए प्रशासन कम दक्ष हो जाएगा, उनका जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस, वो घट जाएगा, स्किल जो है वो खत्म हो जाएगी, दक्षता कम हो जाएगी, प्रशासन प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, एफिशिएंसी घट जाएगी। ये सारे प्रशासन को लेके, शासन को लेके समस्याएं आ जाएंगी अगर निवास संबंधी योग्यता के आधार पर विभेद न किया जाए। अनुच्छेद 16 का 2 मान लिया जाए और कहा जाए कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो नहीं होगा, और 16 का 3 न बने तो ये होगा। यही कारण था कि निवास संबंधी भेदभाव स्वीकार किया गया,
निवास संबंधी भेदभाव स्वीकार किया जा रहा है, 16 के 3 में। 16 के 3 में क्यों? क्योंकि निवास संबंधी अगर भेदभाव स्वीकार किया जाएगा तो ये जो ड्राइवर हैं, चाचा जी, द्वारपाल, इन ड्राइवर चाचा और मित्र नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ लिखा होगा कि तमिलनाडु का निवासी होना जरूरी है, आवश्यक है। अब जब तमिलनाडु में आप डीएम है और आपके अंदर जो द्वारपाल की, ड्राइवर की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी के साथ एक निविदा जब जाएगी कि हम इसमें भरने का प्रयास करेंगे, तो एक लिख के जाएगा कि इसके लिए व्यक्ति का, नागरिक का तमिलनाडु राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। जब वो तमिलनाडु का होगा तभी वो इस पद के लिए योग्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये जो भाई भतीजावाद है ये नहीं फैलेगा, प्रशासन दक्ष रहेगा, सुचारू ढंग से चल पाएगा, है ना। पता लगा कि कहीं आपके जिले के किसी कोने में आग लग गई और पता लगा कि आप निकल लिए, मित्र आपका ड्राइवर और आप बने और उसके पीछे बैठे व्यक्ति। मित्र को अंग्रेजी आती नहीं, तमिल पढ़ नहीं पाता, और आप डीएम साहब हैं और आपको अंग्रेजी आती है, लेकिन जिस व्यक्ति से रात में आप रास्ता पूछ रहे हैं उसको अंग्रेजी नहीं आती, उसको तो तमिल आती है। तमिल ना आपको आ रही है ना तमिल आ रही है आपके मित्र को, और किसी तरह भटकते भटकते आप जो है 5 घंटे में पहुंचे जहां आग लगी थी। तो वहाँ सांसद भी आ चुका है, वहाँ मंत्री भी आ चुका है, वहाँ जो विधायक है वो भी आ चुका है, और आप 5 घंटे में वहाँ पहुँच रहे हैं, है ना। तो कह देगा कि भाई सबसे पहले तो आपको काम के प्रति लापरवाह होने के लिए सस्पेंड किया जाता है, बाकी बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले पहुंचना था ना आपको, लेकिन आप कब पहुंच रहे हैं? और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है ये आपका मित्रता वाला जो पद है। भीड़ आ रही थी, लाठी डंडा लिए चिल्लाते हुए बड़े गुस्से में दिख रही थी। चाचा जी ने देख लिया दूरबीन लगा के, द्वारपाली तो थे आपके पास पहुंचते हैं, बताते हैं कि भतीजे पीछे वाली गली से निकलो, कुछ तेजी से कुछ भीड़ आ रही है और बहुत गुस्से में है, कहीं मारा पीटी कर दे तो दिक्कत हो जाएगी, हमें बर्दाश्त भी नहीं होगा। तो एक काम करते, निकल लेते हैं, नहीं मिलेंगे तो भीड़ वापस चली जाएगी। अब तो डीएम ठहरे, कौन घुमाया? पीएससी, और पीएससी का एक सूत्री कार्यक्रम, वो आती है भीड़ देखती मारती, पूछती नहीं है क्या। तो उसने भीड़ तितर बितर कर दिया। अगले दिन पेपर में बड़ा बड़ा सा आया कि लोग 3 दिन से थे पानी से परेशान, ज्ञापन देने गए डीएम कार्यालय, डीएम ने दिया डंडा। नहीं, अब ये हेडलाइन देख के प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर तक के कान खड़े हो जाएंगे कि ऐसा कौन ताना सा आईएएस ऑफिसर आ गया है जो पानी मांग ले के बंदे डंडा देता है ना। तो आपको, हमको लगता है कहीं और बुला लिया जाएगा एक बार फिर से कि भाई साहब आओ बताओ ये क्या है। नहीं, तो चाचा जी के चक्कर में आपने ऐसे भोले लोगों को मरवा दिया है ना, हाथ पैर तोड़वा दिया, जो पानी के लिए आपके पास ज्ञापन देने आ रहे थे। तो पूरा का पूरा शासन प्रशासन जो है वो सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। इसलिए भी जरूरी था कि ऐसी समस्याएं ना आए, है ना, भाई भतीजावाद न फैल पाए, ऐसा भ्रष्टाचार न फैल पाए, प्रशासन स्किल रहे, दक्ष रहे। इसके लिए निवास के आधार पर भेदभाव की स्वीकृति कर दी जाए, और यही कारण था कि आर्टिकल 13 में कुछ विशेष नौकरियों के लिए निवास संबंधी योग्यता अर्हता मांगी जाएगी, और ऐसा करना 16(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 16 के 3 हो गए, 16 के 4 को पढ़ते हैं। अब 16(3) हो गया, लगे हाँ 16 का 4 पढ़ लेते हैं। 16 का 4, 16 का 4 कहता है कि यदि राज्य को लगता है, 16 का 4 देखें, यदि राज्य को लगता है, यदि राज्य को लगता है, यदि राज्य को लगता है कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग, सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है एससी और एसटी। ध्यान रखिए, जब भी संविधान में पिछड़ा वर्ग की मतलब होगा
तो संविधान में पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, है ना, अनुसूचित जनजाति, 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 एससी और एसटी ही होता है। तो यदि राज्य को लगता है कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इसे पूरा करने के लिए राज्य विशेष उपबंध, विशेष प्रावधान बना सकता है, विशेष प्रावधान बना सकता है। इतनी बढ़िया बात। 16 के 4 में कहा जा रहा है कि अगर राज्य को लगता है कि पिछड़ा वर्ग का मतलब यहाँ पे मैंने कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति होता है, का उचित प्रतिनिधित्व, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 16 के 4 में रिजर्वेशन है वो सामान्य रिजर्वेशनों से भिन्न है। 16 का 4 जिस रिजर्वेशन की बात करता है उसके अंतर्गत वो बताता है कि ये रिजर्वेशन आपको तभी तक मिलेगा जब तक सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन, जब तक उचित पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो गया तो ये रिजर्वेशन जो है ये रुक जाएगा, फिर ये रिजर्वेशन आपको मिलने वाला नहीं है। तो कहा गया कि विशेष प्रावधान, देखो विशेष प्रावधान की बात यहाँ पे की गई है, विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान, इसको उपबंध भी लिखते हैं। स्पेशल प्रोविजन की बात की जा रही है। अब ये स्पेशल प्रोविजन क्या होगा? ये वही स्पेशल प्रोविजन है जिसको आप लोग आरक्षण का नाम देते हैं, आरक्षण, रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन के माध्यम से उचित प्रतिनिधित्व पूरा करने के लिए राज्य जैसी चाहे वैसी व्यवस्था बना सकता है। तो 16(4) में ये जो आरक्षण है ये कैसा होगा, किस तरीके के रिजर्वेशन की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसके लिए हमें इसी अनुच्छेद के कुछ उपखंडों को देखना होगा। आर्टिकल 16(4) का ए देख लेते हैं, अनुच्छेद 16(4) का क, आर्टिकल 16(4) का ए। इसके अंतर्गत जो इसकी हेडिंग आपको लिखनी है वो लिखना है आपको पदोन्नति में आरक्षण। देखिए, पदोन्नति में आरक्षण, आरक्षण, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात की जा रही है, आर्टिकल 16(4) कई बार पूछा भी गया है। पदोन्नति में आरक्षण, अगर इसके भीतर भी आपको लिखना हो तो सेम लाइन आपको यहाँ पे नोट कर लेनी होगी अपने से कि यदि राज्य को लगता है सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग जिसमें SC ST शामिल हैं, अगर उनका उचित प्रतिनिधित्व, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्य पदोन्नति में आरक्षण के माध्यम से उचित प्रतिनिधित्व को पूरा करने का प्रयास करेगा। 16(4) में पदोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात की गई है। ये रिजर्वेशन किसको है? प्रमोशन में रिजर्वेशन, पिछड़ा वर्ग को है। ध्यान रखिएगा, पिछड़ा वर्ग को। पता लगा आप पिछड़ा वर्ग का मतलब OBC समझ ले, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर भी पिछड़ा वर्ग है उसका मतलब SC और ST है। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन केवल किसको प्राप्त है? केवल SC ST को प्राप्त है। OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। OBC के लिए हम लोग जो शब्द उपयोग करते हैं हिंदी में वो अन्य पिछड़ा वर्ग का उपयोग करते हैं, पिछड़ा वर्ग का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहीं पर 16(4) का बी भी है, 16(4) का बी भी है, इसको 16(4) का ख बोलते हैं। और यहाँ पे बैकलॉग है, बैकलॉग। अब आप सोच रहे हो कि ये बैकलॉग क्या है? बैकलॉग भी एक प्रकार का रिजर्वेशन है, बैकलॉग भी एक प्रकार का आरक्षण है। ये काम कैसे करता है? सबसे पहले तो एक बात और समझ लें जो आपके दिमाग में आ रही है कि सर ये उचित प्रतिनिधित्व का पता कैसे लगेगा कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं है।
पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा? पर्याप्त प्रतिनिधित्व, तो इसको ऐसे देख लो, मान लो आप किसी राज्य में रहते हो, उस राज्य में जनरल की जनसंख्या 60% है, 60%। एससी की जो जनसंख्या है वो वहां पर 15% है, एसटी की जो जनसंख्या है वो वहां पे 15% है। तो ऐसी स्थिति में उस जिले में अगर डीएम की जो संख्या है, उस डीएम के पद की जो संख्या है वो मान लो 100 है, तो अब आपको देखना है कि इस 100 में से जो 60% जनसंख्या है, इसका मतलब 60 जो डीएम है वो कहाँ से होने चाहिए? वो जनरल कैटेगरी से होने चाहिए। 15 जो डीएम है वो एससी कैटेगरी से होने चाहिए और अगले 15 डीएम जो हैं वो एसटी कैटेगरी से होने चाहिए। अब मान लो कि ऐसा नहीं है, आप ये मान के चलो कि जो जनरल कैटेगरी से वहां से 80 डीएम जनरल कैटेगरी से आते हैं, मात्र 10 डीएम ओबीसी से एससी से और 10 डीएम एसटी से आ रहे हैं। इसका मतलब उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अभी भी यहाँ डीएम की संख्या 5 माइनस में है, कम है, और इसे भरने की आवश्यकता है। जितनी जल्दी ये भरा जाए। हो सकता है कंडीशन और बुरी हो सकता है कि ये कंडीशन और बुरी हो, 90 लोग आ रहे हो कहाँ से? जनरल कैटेगरी से, 5 लोगों की स्थिति या 7-3 की स्थिति हो, तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए वो स्थिति पर्याप्त तब होगी जब 15 होंगे, तो यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। वो व्यवस्था कैसे होगी? उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो रिजर्वेशन प्रमोशन में दिया जाएगा या बैकलॉग वैकेंसी। तो ये बैकलॉग क्या है, किस रूप में हम समझते हैं बैकलॉग को? तो बैकलॉग कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लो किसी भी टाइम पे वैकेंसी आती, जनरली कोई भी स्टेट पीसीएस हो, पहले यूपीएससी है, अगर ऐसी कोई वैकेंसी आई, उस वैकेंसी में आपने देखा कि 500 सीटों के लिए 500 स्थानों के लिए वैकेंसी डाली गई कि हम 500 लोगों की भर्ती करेंगे इस विशेष पदों के लिए। 500 लोग चुने जाएंगे, 500 लोग सेलेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे ही 500 की भर्ती आई, तो जो जनरली नियम है हमारे रिजर्वेशन का वो 50% है आजकल, और 50% से ज़्यादा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे रखा है कि किसी भी कंडीशन में वर्टिकल, हॉरिजेंटल, लंबवत या क्षैतिज किसी भी रूप में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। तो आपने देखा 500 सीटों में 250 सीटें अनारक्षित हो गई, अनारक्षित श्रेणी के लिए हो गई, मतलब जनरल के लिए, और 250 सीटें आरक्षित हो गई। आरक्षित मतलब 250 सीटों पे जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो फॉर्म भरेंगे, वो नौकरी पाएंगे, और 250 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए है, वो अनारक्षित है। अब मान लो कि परीक्षा हुई, परीक्षा होने के बाद परिणाम आ जाने के बाद पता लगा कि जो आरक्षित सीटें हैं, आरक्षित कैटेगरी के 250 सीटें हैं, इनमें से 100 सीटें भरी ही नहीं। 100 सीटों के लिए योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिले। 150 ही सीटें भरी, 100 सीटें नहीं भरी। हालांकि ये आजकल नहीं होता है, आजकल एससी एसटी सब में इतनी अवेयरनेस है कि सीटें तो भरी जाती हैं, कभी कभी खाली रह जाती हैं। पहले ये अवेयरनेस नहीं थी, पहले ये जागरूकता नहीं थी, तो ऐसे में जो एससी एसटी कैटेगरी के लोग होते थे वो पढ़ते ही नहीं थे। 8 के आगे नहीं पढ़ रहे हैं, इंटर के बाद आपसे फॉर्म भरने को कहा जा रहा, ग्रेजुएट तो है ही नहीं है, तो एक तो ग्रेजुएट नहीं है, बमुश्किल से जो ग्रेजुएट है वो तैयारी नहीं करेंगे, तो फॉर्म ही नहीं पढ़ते थे, सीटें खाली रह जाती थी। तो ऐसी कंडीशन में मान लो ये 100 सीटें खाली रह गई अब, और हम क्या सोच रहे हैं कि डीएम की पोस्ट पे पर्याप्त लोग ले आएंगे। कठिन है, यहाँ तो सिलेक्शन ही होना कठिन है, 100 सीटें ही खाली रह गई, तो फिर हो सकता है कि फिर ऐसे में तो जो प्रतिनिधित्व है वो पूरा ना हो, ऐसे तो सीटें खाली रह जाएंगी। जब लोग ही नहीं मिलेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में शायद आप कहो कि फिर तो डीएम का पद खाली रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो बैकलॉग वैकेंसी है इसमें ये 100 सीटें अलग कर दी गई। ऐसे ही मान लो दोबारा फिर अगले साल वैकेंसी आई, मान लो इस बार 600 सीटें आई। 600 कहेंगे तो आप दिमाग में जोड़ लोगे कि कहीं जोड़ तो नहीं लिया, आपकी 400 ही सीटें आई, कम आई। तो आपके दिमाग में चल रहा कि जो 100 सीटें बची थी वो इस 400 वाले में जोड़ दिया जाए और इसको 500 कर दिया जाए। नहीं,
अगर 400 में ये 100 जोड़ दोगे ये 500 हो जाएगा, और फिर रिजर्वेशन देखोगे तो 250 सीटें ऊपर 250 सीटें नीचे, 50 सीटें ये जनरल में चली जाएगी। और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा कि 80 की कोई सीट जनरल में चली जाए, नहीं हो सकता। तो 400 सीटों पे अगर वैकेंसी आ रही है तो अब ये 100 यहीं पड़ी रहेगी, 100 सीटें यहीं रहेगी, इसको इसके साथ जोड़ा नहीं जाएगा। फिर 400 सीटों पे एग्जाम होना है, फिर से यहाँ पे आरक्षित 200, अनारक्षित 200 और आरक्षित 200, फिर से परीक्षाएं हुई। इस बार फिर से 50 सीटें खाली हो गई। जो 50 सीटें खाली हुई वो यहाँ पे जोड़ लेंगे, 100 में जोड़ लेंगे। ऐसे फिर से कोई वैकेंसी आई, वहां से भी मान लो 40-50 सीटें खाली रह गई, इसको 50 को यहाँ जोड़ लिया। अब देखोगे ये जो खाली रह गई सीटें थी अब ये 200 हो गई हैं। और अब आयोग ये डिसाइड कर सकता है कि 200 सीटों के लिए हम अलग से वैकेंसी निकालेंगे। अब जो है अब वो नोटिफिकेशन अलग से आएगा इन 200 सीटों के लिए, और ये 200 सीटें बची किसकी हैं? एससी की बची हैं या एसटी की बची हैं। तो ऐसे में जब फॉर्म आएगा, ऐसे में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा कि ये बैकलॉग वैकेंसी है, बैकलॉग रिक्तियां हैं। बैकलॉग रिक्तियां को सुनने के साथ ही आपको लग जाएगा कि ये वो सीटें हैं जो बची रह गई थी आरक्षित वाली। तो इस फॉर्म को कोई जनरल कैटेगरी वाला तो भरेगा नहीं। इस फॉर्म को भरने वाले कौन से लोग होंगे? जिनकी सीटें हैं। इस फॉर्म को भरने वाले भी लोग वही होंगे एससी एसटी। एग्जाम भी कौन देगा? एससी एसटी। और सेलेक्ट भी कौन होगा? एससी एसटी। ऐसी स्थिति में ये जो खाली रह जा रही सीटें हैं ये जब पूरी भरेंगी तो जो पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन है, जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है वो पूरा हो पाएगा। इसीलिए ये दो प्रकार के रिजर्वेशन की बात आर्टिकल 16 में कहा गया है। एक आर्टिकल 16(4)A जिसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन, और 16(4)B जिसमें बैकलॉग के रिजर्वेशन की बात की गई है। इससे प्रमोशन में रिजर्वेशन, मान लो कि सीटें डीएम के रूप में लोग सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इतना अवेयरनेस नहीं था, इतनी जागरूकता नहीं थी, छोटे मोटे पदों पे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनके प्रमोशन की संख्या बढ़ा दी जाएगी और प्रमोशन का जो ईयर है वो घटा दिया जाएगा। अब मान लो एक जनरल का व्यक्ति है और एक एससी है, अगर दोनों ही नायब तहसीलदार एनटी बनते हैं एक साथ, तो जब तक ये जनरल को 3 प्रमोशन मिलेगा और ये एसडीएम बनेगा तब तक एससी को 5 प्रमोशन मिल जाएगा और ये डीएम बन जाएगा। ये क्योंकि यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहे, सीधे यहाँ से लोग सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो लिहाजा अब डीएम तो चाहिए ना हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए, तो हम इनको प्रमोशन दे दे के कहाँ तक ले जा रहे हैं? डीएम। ये सीट भर रहे हैं, ये 15 वाली हम भरने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन की बात है किसके लिए? सरकारी नौकरियों में जो पिछड़ा वर्ग है विशेषकर एससी एसटी, उसके रिप्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए। और ये सारी चीजें उस दौरान ज्यादा बढ़ी जब रिजर्वेशन की बात ओबीसी के लिए आई। मंडल कमीशन की बात है, 1992 के बाद ही ये जोड़ा, 1992 में ही जोड़ा गया था 16(4) का ए, जहां से रिजर्वेशन को और ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत थी। ओबीसी रिजर्वेशन की बात थी। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए प्रयास बहुत पहले से चल रहे थे, कई सारे केसेस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही स्पष्ट मना किया था, लेकिन मंडल कमीशन के बाद ये तय हुआ कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा और 27% का जो रिजर्वेशन था वो ओबीसी के लिए तय भी किया गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 का 4 हो गया, आगे बढ़ते हैं 16 का 5। अनुच्छेद 16 का 5 भी देख लेते हैं, लगे हाथ। अनुच्छेद 16 का 5, चलिए आर्टिकल 16 का 5, 16 का 5। पहले भी हमने कहा था कि कसम हर बार खाई जाएगी कि भेदभाव नहीं करेंगे, और फिर कहेंगे करेंगे और माना नहीं जाएगा। एक अनुच्छेद नहीं पूरा हो रहा है 1 घंटे में। 16 शुरू किया और मैंने पूरी स्पीड बनाई, अभी तक पूरा नहीं। अभी एक और है, 16 का 6 भी है, तो 16 का 5 देख लेते हैं। 16 के 5 में कहा गया है कि अगर धार्मिक अपेक्षा की जाती है योग्यता के रूप में, तो ऐसा करना 16(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसा करना 16(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आप देखो, उल्लंघन नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
मतलब आप भी परेशान हो, हर लाइन में ये आ रहा है 16(2) के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्या धार्मिक अपेक्षा की जाएगी? आर्टिकल 16 के 5 में ये स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई धार्मिक न्यास, न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट, कोई न्यास ट्रस्ट है, न्यास या संघ है जो किसी धर्म विशेष, जो किसी धर्म विशेष के सिद्धांतों पर स्थापित है और उसके प्रचार प्रसार से जुड़ा है, साथ ही वह सरकार के अंकेक्षण नियंत्रण में भी है, नियंत्रण में भी है। ऐसे न्यास संघ का मुखिया उसी धर्म का होना चाहिए। ये अलग बात है कि उपवर्गीय भेदभाव नहीं होगा, उपवर्गीय भेदभाव नहीं होगा, उपवर्गीय भेदभाव नहीं होगा, सब क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन उसी धर्म का व्यक्ति उस ट्रस्ट का मुखिया होगा। अब देखने सुनने में भी आपको लग रहा है ये तो ठीक बात है सर, होना भी ऐसा चाहिए। अब जैसे बहुत सारा, जैसे हमारे पास काशी विश्वनाथ मंदिर है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर एक धर्म विशेष के सिद्धांतों पर स्थापित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है वो सरकार के कंट्रोल में, नियंत्रण में है, सरकार के अंकेक्षण में है, सरकार के ऑडिट में है। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर होता है, जो पुजारी होता है, वो एक सरकारी जॉब होती, और उस पुजारी के लिए वैकेंसी होती है, उस पुजारी का इंटरव्यू होता है, फिर उसका सिलेक्शन होता है और उसको सैलरी मिलती, गवर्नमेंट सैलरी मिलती। तो अगर गवर्नमेंट सैलरी मिल रही है, अभी 16 के 1 में सरकार ने कसम खाई थी कि सरकारी नौकरी देते समय कोई भेदभाव नहीं करोगे, तो ऐसी स्थिति में काशी विश्वनाथ के मंदिर के पुजारी को नियुक्त करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि वो हिंदू धर्म का ही होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब में आपने कहा था 16 के 2 में कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। फिर धर्म के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हो। आपने धर्म संबंधी पात्रता, धर्म संबंधी योग्यता, धर्म संबंधी अर्हता आपने मांगी, और अगर धर्म संबंधी अर्हता मांगी गई है तो ये तो अकॉर्डिंग टू 16(2) के अगेंस्ट 16(2) का उल्लंघन है, माना नहीं जाएगा। हमने कहा, लिख लेना अपने आप से कि ऐसा करना 16(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपेक्षा की गई। इसी तरीके से हर धर्म के अपने ट्रस्ट हैं, हर धर्म का न्यास है, संघ है, और उन धर्मों को अगर वो सरकार के भी अंकेक्षण में है, बावजूद इसके, सरकारी होने के बावजूद भी उसका मुखिया जब होगा उसी धर्म का होगा। तो ये धर्म वाली जो पात्रता मांगी गई, ये विभेद जैसा लगता है, लेकिन माना नहीं जाएगा। उपवर्गीय भेदभाव नहीं होगा। अब उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि काशी विश्वनाथ के मंदिर का जो पुजारी है उसकी योग्यता में ये नहीं मांगा जाएगा कि वो ब्राह्मण जाति का हो। कोई भी व्यक्ति वो ब्राह्मण जाति का हो, क्षत्रिय जाति का हो, वैश्य जाति का हो, या दलित जाति, शूद्र जाति का हो, अगर उसे पूरा कर्मकांड आता है और वो इस बात के लिए अपने को पात्र मानता है कि मैं जो भी कर्मकांड है उसे मैं आसानी से, सहजता से कर सकता हूं, तो वो उस चयन की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है, और उसे इस आधार पर मंदिर का पुजारी बनाने से मना नहीं किया जाएगा कि तुम एक अलग जाति के हो और पुजारी के लिए ये जाति होनी चाहिए। तो उपवर्गीय भेदभाव नहीं होगा। कास्ट के आधार पे देखो विभेद नहीं हो रहा है, लेकिन उसी धर्म का होना चाहिए, ये अनिवार्य है। ये 16 का 5 है, ये 16 का 5 है। तो मुझे लगता है ये समझ में आपके आ गया होगा। 16 का 6 पकड़ लेते हैं। 16 का 6 2019 में जोड़ा गया, 2019 में जोड़ा गया है।
और इसमें कहा गया है कि यदि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ये EWS है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए विशेष उपबंध करती है। तो फिर से ऐसा करना 16(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए 10% जो रिजर्वेशन है EWS को वो दिया गया है। तो ये था आपका आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। तो आज के लिए समय जो था वो इतना ही हो पाएगा। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद के रूप में आप लोगों ने अनुच्छेद 16 देखा और 16 में ये क्लॉज थे। जितने भी खंड हैं, उपखंड हैं अनुच्छेद 16 के, वो सारे के सारे आपको याद हो गए होंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अब इसी तरीके से अगर आपको देखना था कि किन किन आधारों पर विभेद को स्वीकार किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जातिगत आधार पे यहाँ पे स्वीकार्यता मिली, धर्मगत आधार पे आपको स्वीकार्यता मिली, निवास के आधार पे आपको स्वीकार्यता मिली, और अंततः आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये भी कहाँ से आ रहा है? जनरल से। तो यहाँ पर भी जातिगत विभेद आपको देखने को मिला। लेकिन ये सारे विभेद स्वीकार्य हैं, ये सारे विभेद किए जाएंगे। वैसे ही जैसे दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं, ऐसे ही विभेद होने से अगर कुछ अच्छा होता है तो विभेद अच्छे हैं, विभेद स्वीकार्य हैं और संविधान के द्वारा इन्हें स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये रहा आज की आपकी कक्षा, आज की आपकी क्लास। अगर आपका कोई अपना सुझाव है तो वो आप दे सकते हैं। ये मेरी आईडी है, इसमें आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों दिख रहा है। आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई मैसेज है, कोई सवाल है, आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप मेरे तक पहुँच स्थापित कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। कोई भी एडमिशन अगर आप स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि फीस में थोड़ी छूट कैसे मिले, तो AP लाइव कोड है, इस AP लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और जुड़ सकते हैं आप स्टडी IQ के किसी भी बैच के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।